ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो यहाँ की आज संस्कृत की हमारी जो बेसिक नॉलेज है वो हम सोचते हैं संस्कृत एक रटने वाली लैंग्वेज है, संस्कृत को बहुत रटना पड़ता है। उसका जो बेसिक अगर आपको याद होगा तो आप लोग ऐसे याद करते होंगे कि ये भी बालक बाल बाल बालका 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 ये सब करते रहते हैं। उसमें हम यही करते रहते हैं कि कितना रटे, और रट रट के ही सबने मैक्सिमम जिसने पास किया है उसने रट के ही पास किया है इसको। ऐसा मोस्टली लोग करते हैं। बट संस्कृत एक बहुत साइंटिफिक और कह लीजिए मैथमेटिकल लैंग्वेज है। ठीक ठीक है। है। इसको हमने उतनी वैल्यू नहीं दी है जितनी वैल्यू हमारे बाहर के, मतलब हमारे कंट्री के बाहर के लोग हों, चाहे हमारे आज के टाइम के हों चाहे पुराने टाइम के हों, लेकिन जिनने इस चीज को वैल्यू दी है वो ऐसे बाहर के लोग ज्यादा रहे हैं। आज भी आप देखिए तो आपको संस्कृत के प्रति आकर्षण बहुत लोगों का मिलेगा। जैसे एक बहुत ही फेमस यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा गेया संस्कृत करके। उनके नाम का सही प्रोनाउंसिएशन क्या है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो शायद जर्मनी की हैं। लेकिन वो उनको आप देखोगे तो वो बहुत अच्छे अच्छे जो संस्कृत सॉन्ग्स हैं उसको गाती हैं, उसको करती हैं। और उनका जो आप अगर इंस्टा को फॉलो करेंगे तो आप उनके जो डेली अपडेट्स मतलब आपको जब दिखेंगे तो उसमें उनने जो माहेश्वर सूत्र होता है, संस्कृत का बेसिक जो सूत्र होता है, जैसे कि हिंदी की वर्णमाला होती है, वैसे ही उनने अपने पेंटिंग्स बना रखी हैं, लगा रखी हैं। ओम उनके वॉल पे दिखता है। तो ये जो चीजें हैं जो उनने मतलब संस्कृत के माहौल में जी रही हैं वो, और उनको उससे सुकून मिलता है। ये ऐसे वो बताती हैं। उनके लाइव सेशंस होते हैं, हालांकि वो आधी रात को होते हैं क्योंकि उनका टाइम हमारे जैसा नहीं है, बहुत अलग टाइम पे होते हैं। तो वो जो आप अगर करेंगे तो उनको वो चैंटिंग्स के थ्रू, हीलिंग के थ्रू ये सब वो करती हैं। आपने उसका, अगर मैं आपको वीडियो में आज नहीं निकाल पाई हूँ, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी उनकी व्यू, आप पहचान लेंगे कि ये आपने इनको देखा होगा। ठीक है। तो ऐसे लोग हैं जो संस्कृत के प्रति जागरूक हैं या संस्कृत के रिसर्चेस के प्रति जागरूक हैं, जिसकी बात हमने ऋषि परिचय में भी आपसे पहले की है। इसी से मुझे एक और चीज याद आती है, कई लोग ऐसे हैं जो विदेश के लोग हैं जो कुछ टेक्निक, स्पेशल टेक्निक्स को सीखने, चाहे वो जो हम कहते हैं रिग्रेश अपने उसमें से क्या कहेंगे, पास्ट लाइफ में जाना, पास्ट लाइफ में जाना, हील करना अपने आप को, जो ये टेक्निक्स हम कहते हैं कि होती है, या आपने कहीं पे अपने टीवी पे देखी होगी कि लोग पास्ट लाइफ में ले जाते हैं। ऐसा जो टेक्निक्स होती हैं, जो सही टेक्निक्स हैं, वो लोग सीख के बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं, विदेश के लोग। ठीक है। जो हमारे यहाँ ऋषिकेश में सीखा उनने और जाके प्रैक्टिस बाहर कर रहे हैं। और हम एज एन इंडियन, हमारे ऐसे कुछ पहचान के लोग भी हैं जो वो चीज जाके वहां जाके पैसे देके, बड़े बड़े अमाउंट पे करके उसको करवा रहे हैं, और जब पता चलता है तो ये कि वो ऋषिकेश से सीख के आई हैं। तो ऐसे ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो हमारी चीजें हैं, हमने इस पे ऋषि परिचय में भी बात की थी कि हमारी चीजों, हमारे जो टेक्स्ट में लिखा है बस उसका सही अर्थ निकालने की देर है, और जिस दिन वो निकल गया उस दिन वो बहुत बड़े रिसर्च के तौर पे सामने आता है। जैसे हमने आयुर्वेद की भी बात की थी, जो आयुर्वेद का ज्ञान सामने आ रहा है रिसर्चेस के तौर पे। मैं एक आयुर्वेदिक बैचलर हूँ, और मैंने जब अपने वर्कशॉप्स में देखा तो मुझे ये ऐसे लोग मिले आज के टाइम के, जिसको मैं आज शेयर करूंगी कि ऐसे लोग हैं जो फॉरेन जाते हैं, वहां आयुर्वेद के बेसिक्स को सिर्फ सिखा के आते हैं, है ना। वो उनको सिर्फ बेसिक सिखाते हैं फॉरेनर्स को, और उसको बहुत बड़ा पेमेंट पाते हैं। ऐसे देहरादून के हमारे टीचर्स हैं जिनके पास फॉरेन से सीखने लोग आते हैं, साथ में फॉरेन से मेडिसिन लेने आते हैं, इंस्टाग्राम लाइव कर रहे हैं आयुर्वेद को समझने के लिए। तो ये जो चीजें हैं, ये टेक्स्ट, ये सब कुछ है संस्कृत, सब कुछ बेस्ड संस्कृत पे था। तो अगर आप एक तरीके से देखें कि अगर आपको आज रिसर्च पेपर पढ़ना सिखा दिया जाए तो आपको रिसर्चेस पढ़नी आ जाएंगी, आप रिसर्चेस को समझोगे, आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन उसकी लैंग्वेज अलग है, उसको समझना कठिन है। वैसे ही संस्कृत भी एक रिसर्च पेपर की तरह है, रिसर्च होके रख दी गई है, बस उसकी लैंग्वेज कठिन है। वो थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वो नॉर्मल इंग्लिश में भी नहीं है जिसको आप थोड़ा सा से सीख लें। आपके लिए बस वो लैंग्वेज सीखना, उसकी इंपॉर्टेंस को जानना इसलिए इस टाइम पे जरूरी है कि शायद आपका शिशु वो सीख के वो काम करे जो कहीं ना कहीं फॉरेनर्स कर रहे हैं। ठीक है। तो उस तरह से आपको करना है। जैसे कि अभी हमने गायत्री मंत्र किया,
ठीक है। गायत्री मंत्र जब हम पढ़ते हैं, जब हम उसका पाठ करते हैं, तो हम आप जब आप नॉर्मली सुनते रहें गायत्री मंत्र को, तो उसका एक अलग इफेक्ट होता है। जब आप कमर सीधी करके बैठ के पाठ करते हैं, तो आप सिर्फ सोचिए, सिर्फ एक इस बात को रियलाइज कीजिए कि क्या आपको थोड़ा अलग लगता है एक बार बोलने से में, और एक बार उच्चारण साथ में करने से। आप 5 लोग मिल के बैठ जाइए, तो जो उच्चारण होता है उसका इफेक्ट क्या लगता है, और एक और इफेक्ट है। ये तो हम एक नॉर्मल गायत्री मंत्र पढ़ते हैं कि ओम, मतलब हमने ध्यान से पढ़ा, एक सुर में, एक लय ताल में पढ़ा। एक आपने देखा होगा गुरुकुल पद्धति में जो पूरा हाथ वाथ हिला के मंत्रों का उच्चारण होता है, जो एक फ्रिक्वेंसी में हिट किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल मैं इस पीपीटी में दूंगी आपको। तो इस तरह से ये जो चीजें हैं, ये बताने का तात्पर्य अभी ये है कि इस पीपीटी के बाद में इसके बाद जो मैं बताऊंगी, उसके बाद में आप कुछ चीजों को ऐसे जानेंगे कि संस्कृत क्यों इम्पोर्टेंस रखती है, क्या संस्कृत को सीखना जरूरी है आज के टाइम में कि नहीं, और आपके शिशु के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो संस्कृत भाषा अगर हम बात करें, तो इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है, इसके जो सबसे पहले जो वर्णमाला, जैसे हम क ख ग घ बोलते हैं, हिंदी की वर्णमाला है ABCD, इंग्लिश के अल्फाबेट्स, ठीक है। तो जो ये है, ये जब हम संस्कृत में देखते हैं, तो ई ऊण ऋ ऋ क ए औंग ए औच्च है वरट, ये सब करके जो अक्षर है, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग है, हल पे इसका अंत है। तो ये माना जाता है कि जब शिव जी ने डमरू बजाया, तो उसके जो अक्षर, जो वर्ण मिले, उसको मेंशन किया गया। तो उस तरह से ये एक डमरू जब बजता है, तो उसका, शिव के डमरू का स्वर का ये निकल के आता है ई ऊणा, इसको माहेश्वर सूत्र कहा गया। इसको सूत्र रूप में, सूत्र मतलब एक फॉर्मूला टाइप, ठीक है। तो ये माहेश्वर सूत्र कहे गए, इन्हीं में संस्कृत के सभी अक्षरों का सार है। सारे अक्षर इसी से शुरू होते हैं, सारी ग्रामर से शुरू होती है, इसी पे खत्म होती है, ठीक है। इसका जो लिखा, इसको जो लिख के रखा, वो थे महर्षि पाणिनि, जिसको फादर, जिनको फादर ऑफ संस्कृत भी कहते हैं, ठीक है। तो पाणिनि ने ही सबसे पहले ये सूत्र दी, और इसमें सॉरी, इसमें जो मेंशन इन्होंने किया वो था अष्टाध्यायी। इनने एक जो अपनी टेक्स्ट लिखा, जैसे संहिताएं लोगों ने लिखी, हमने पिछले बार पढ़ा था कि चरक संहिता लिखी गई, तंत्र लिखे गए, सुश्रुत संहिता लिखी गई, वैसे ही इस टाइम पे हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये एक अष्टाध्यायी नाम के अष्टाध्यायों में संस्कृत के पूरे चीजों का सूत्र रूप में वर्णन किया गया। अब जो यहाँ पे कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे ये भी क्लिक नहीं हो रहा, मुझे क्लिक होगा तो बताऊंगी। जैसे यण सूत्र, ऐसे करके सूत्र हैं, है ना। तो जो इसमें सूत्र आप पढ़ेंगे, तो जब इन सूत्रों में पूरी संस्कृत को रख दिया गया, छोटे छोटे सेंटेंसेस में, ऐसे ही हम कहते हैं संस्कृत को श्लोकों में रख दिया गया। तो जो श्लोक है आपको मिलते हैं, उसमें छोटी सी चीज में बहुत बड़ी सी बात होती है। आपने अगर आर्यभट्ट का वीडियो अभी तक देख लिया होगा, जो ऋषि परिचय हमने लिया है पहले भी, तो अगर आपने यूट्यूब पे देख लिया होगा तो ठीक है, वैसे मुझे नहीं लगता किसी ने खास देखा होगा अभी तक आप में से। तो अगर आपने देखा हो, इसमें आप देखेंगे कि पूरी एक्सेल शीट पे जो टेबल बनी थी, जो टेबल आप देखते हो एक्सेल शीट पे ABCD कोडिंग दिखती है आपको, तो उस वो कोडिंग, एक लिमिट है कोडिंग की, आज आज भी एक लिमिट है कोडिंग की उस ABCD की, ठीक है। एक एक ABCD पूरा Z तक होता है, फिर AA AB AC ऐसे करके कोडिंग होती है। यही कोडिंग जिस लिमिट तक है, उस लिमिट तक की संख्या आर्यभट्ट ने पहले ही बता दी थी, और उसके आगे ना मॉडर्न साइंस आगे बढ़ पाई है, ना हम बढ़ पाए। उसको कैसे बनाना है, उसकी लिमिट कितनी होगी, वो सीक्वेंस की लिमिट जो है आर्यभट्ट ने अपने श्लोक के माध्यम से दी थी। साइन कॉस थीटा को ज्या व्या जो शब्द हैं, इनके माध्यम से संस्कृत में ही पहले उन्होंने मेंशन कर दिया था, बस लैंग्वेज का डिफरेंस था। तो इस तरह पाणिनि ने भी जो अपना संस्कृत का टेक्स्ट है, उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। अनुराधा जी भी यहाँ पे मैसेज आपको दे रही हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो आप लोग उनका भी नॉलेज लेते चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये संस्कृत का ज्ञान है जो आपको थोड़ा सा होना चाहिए जब आपकी अपनी लैंग्वेज की बात करते हैं, ठीक है। और संस्कृत की बात करें, तो संस्कृत आप समझते हैं कि मैंने कहा मैथमेटिकल लैंग्वेज। कैसे मैथमेटिकल लैंग्वेज? आप इसको सेंटेंस को बनाते हैं, नॉर्मल आप ले लीजिए, तो आपको शब्द शब्द रूप दे दिए गए, धातु रूप दे दी गई, आपको बस जोड़ना बैठना होता है। अब आपने वही चीज रटी होगी, लेकिन कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जिसमें रटना ना हो आपको। आप इस बात पे फिर से गौर फरमाइएगा। आपको लगता है कि आपको किसी इंग्लिश में आपको रटना नहीं है, नहीं, आप इंग्लिश में भी टेंस को रटते हैं। जो टेंस के फॉर्मूले होते हैं कि पहले क्या लगेगा, पहले फिर क्या लगेगा, फिर क्या लगेगा, उसमें कहाँ पे ING लगेगा, कहाँ पे हैव बीन लगेगा, कहाँ पे हैज बीन लगेगा, वो सब चीजें हम याद तो करते हैं फॉर्मूला बना बना के। वैसे ही इसमें भी सूत्र हैं।
और यहाँ पे जो चीज है वो बार बार फ्लक्चुएट नहीं होती, ये बात भी बहुत है, मतलब बार बार चेंज नहीं होती है। इसके जो सूत्र हैं वो सूत्र हैं, इसको आप चेंज नहीं करते हैं। कुछ अपवाद जरूर होते हैं, खैर इस पे हम बहुत डीप नहीं जाएंगे, ये संस्कृत सीखेंगे जब आप, तो आप अपने आप समझेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं संस्कृत में कुछ बीज मंत्र होते हैं। अब मतलब एक अक्षर के अंदर सब कुछ आ गया, ऐसी चीजें भी संस्कृत में वो चीज आपको दिखती हैं। जैसे कि ओम, आपको नॉर्मल अगर बीज मंत्र देखें तो वो ओम आपको दिखता है। जब आप आपको बोलते हैं ओम बोलिए तो ओम बोलिए, आप अपने नाभि से प्रोनाउंस करना शुरू करेंगे और मुंह तक लाएंगे तो सारे अक्षर, एक तो आपका पूरा निकल के आएगा जब आप बोलेंगे, है ना। तो मतलब सारे वर्ण का भरे आप वर्ण का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। और दूसरा वो आपके पूरे नाभि के मार्ग से लेके मुख के मार्ग तक पूरे मार्ग से निकलेगा। तो वहां के, मैं ये कहूंगी कि वो वाइब्रेशन जो क्रिएट होंगे वो आपको वहां पे फील होंगे। अब आप कीजिएगा, अगर उससे कमर सीधी करके जब बैठेंगे और कमर सीधी करके आप उसको सीधे प्रोनाउंस कीजिए नाभि से। एक बोलते हैं हम ओम, ये हमने मुंह से बोल दिया, एक गले से बोल दिया, मान लीजिए ओम, ठीक है। अब एक नाभि से बोलिए तो वो आपको लगेगा आपको अंदर से फील होगा। मैंने बहुत शॉर्ट में बोला, ये सही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन जो सही प्रक्रिया है वो आपको जब प्रोनाउंस करवाते हैं, खींचो, ओ खींचो और म खींचो, तो उस तरह से जो आप प्रोनाउंस करते हैं वो आता है। फॉर एग्जाम्पल एक बार बोलते हैं, हम सब लोग साथ में बोलते हैं और इस चीज को एक बार फील करते हैं। सब कमर सीधी करके बैठिए और इस चीज को एक बार सब बोलेंगे, ठीक है। ओ म, ठीक है। आ, ओ, ये जो आपने फील किया, इसको सबसे पहले तरीका क्या है, सांस लिया आपने भरी, सांस को पूरा लिया और इसको से शुरू किया और म पे आके जब सांस खत्म हुई तो आपने म तक खत्म किया। आप इसको प्रोनाउंस करके देखेंगे और सब साथ में प्रोनाउंस करेंगे तो आपको अलग वाइब्रेशन फील होगा। जब आप 10 लोग करेंगे तो आपको अलग फील होगा, आप खुद करेंगे अलग फील होगा, शांति में करेंगे और अलग फील होगा। तो इसकी जो आपको एक्सपीरियंस है, ये नॉर्मल फिजिकल लेवल पे आपको एक्सपीरियंस हो रहा है। जब सोचिए आपको एक ओम बोलने पे और ओम पूरा बोलने पे डिफरेंस फील होता है, तो वो आपके जो आपके सेल्स हैं, आपके जो एटम्स हैं, उनमें कितना फ्लक्चुएशन ला रहा होगा, उसकी पूरी चीज मैं आपको भी और थोड़ा सा एग्जाम्पल्स दूंगी। अब जैसे कि यहाँ पे चक्र हैं, हमने षट चक्र देखे हैं, ठीक है। सप्त चक्र होते हैं, षट चक्र आपको चिकित्सा का, सप्त चक्र जो है वो बहुत हाई लेवल का चक्र है, ठीक है। तो षट चक्र भी बात करें तो जब लम, आपको मूलाधार चक्र पे आप यहाँ पे देख रहे हो, जो इमेज में आपको दिखा रही हूँ इसमें मूलाधार पे लम, ये बीज मंत्र है। जब आप लम का अभ्यास करते हैं तो आपका मूलाधार चक्र जागृत होता है। ऐसे ही स्वादिष्ठान चक्र पे वम, मणिपुर चक्र पे रम, अनाहत चक्र पे, इनका जो आप ये इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, लम वम रम यम हम ओम और अंग, तो इस तरह से आप जो है इन चक्रों को जागृत करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये एग्जाम्पल है। ऐसे ही यहाँ पे जब आप देखते हैं कि श्री, श्रीम बोलते हैं तो लक्ष्मी जी के मंत्र में ये प्रोनाउंस होता है। क्रीम काली के मंत्र में आता है। ह्रोम शिवा के मंत्र, शिव जी के मंत्र में आता है। एम सरस्वती के मंत्र में आता है। गम, ये आप मंत्रों में देखते हैं। ये मंत्र के इसका मात्र इसका उच्चारण भी आपको वो सिद्धि दिलाता है। ये संस्कृत बोलता है। अब इसका कैसे इफेक्ट है, तो जैसे कि अगर हम सरस्वती की बात करें, एम का उच्चारण करेंगे या ओम का उच्चारण करते हैं तो हम परब्रह्म को पाते हैं। सिर्फ नॉर्मल ओम की बात करते हैं तो हमारे जो कुछ लोग ऐसे भी थ्योरी आई है कि जिसमें ओम बोलेंगे और ओम का उच्चारण अगर आप 24 दिन तक लगातार करते हैं, या तो मतलब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा दूर तक हो जाती है, आप और ज्यादा फ्रीक्वेंसी की सुन पाते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, इस पे मैं अगली स्लाइड्स में आऊंगी तो उसमें मैं बताऊंगी। तो फ्रीक्वेंसी पे जब आप, मतलब आप जिसको समझ में आ रहा होगा, आप दूसरे की फ्रीक्वेंसी तक पहुंच सकते हैं। कुछ समय बाद आप दूसरे की फ्रीक्वेंसी को टच कर सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं हम कि जो आजकल हम देखते हैं एकाध आते हैं मेंटलिस्ट, जिसे हम कहते हैं मेंटलिस्ट, आते हैं जो दूसरे के मन की बात जान लेते हैं। आपने एक आध को देखा होगा, नाम मुझे उनका याद नहीं आ रहा, जो लोग दूसरे की मन की बात जानते हैं और बोलते हैं कि आप ये सोचिए सोचिए सोचिए, वन आप इसके 2 नंबर के बारे में सोचिए, आप किसी इंसान के बारे में सोचिए, और सामने वाला उसको पढ़ लेता है। वो मेंटलिज्म है, मतलब आप उसको पढ़ ले रहे हो, दूसरे के मेंटल जो मन में चल रहा है उसको, तो उसकी भी कैपेसिटी आपको ये मंत्र दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपको उस फ्रिक्वेंसी पे ले जा रहे हैं। अब हम कुछ बात करते हैं ऐसे स्कॉलर्स की जिनने
संस्कृत को पढ़ा। अब जैसे मैक्स मुलर, इनने कितना अच्छा बोला कितना बुरा बोला रिलीजन के बारे में या फिर इंडियन कल्चर के बारे में, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एग्जांपल्स दे रही हूँ। इसकी बात है कि जैसे कि एक है जिन मैक्स मुलर, जिनने रिलीजियस स्टडीज को किया, इंडियन, यहाँ पे लिखा है फाउंडर ऑफ वेस्टर्न एकेडमिक डिसिप्लिन ऑफ इंडियन स्टडीज एंड रिलीजियस स्टडीज। इसकी यहाँ ने अपने कंट्री में जो है फाउंड किया, मतलब उन वहां पे इसके कोर्सेज को शुरू किया, ठीक है। और वहां पे लोग इंडियन स्टडीज और रिलीजियस स्टडीज को पढ़ने लगे। He began to translate the Upanishads for scaling and continued to research Sanskrit under Franz Bopp, the first systemic scholar of the Indo-European language। तो जो यहाँ पे इन्हें सबसे पहले तो फ्रांस बॉप के अंडर ये इनने उपनिषद संस्कृत को पढ़ा और उपनिषद को ट्रांसलेट किया, ठीक है। और इसके बाद जब हम बात करते हैं, इनने जर्मन ट्रांसलेशन किया हितोपदेश का। आपने सुना होगा इसका नाम बचपन में, हितोपदेश, इसमें कहानियां हैं बहुत सारी। इसके बाद 1845 में मुलर मूव टू पेरिस टू स्टडी संस्कृत अंडर यून बर्नॉफ। बर्नॉफ encouraged him to publish the complete ऋग्वेदा। ऋग्वेदा का ट्रांसलेशन भी यहाँ पे मुलर द्वारा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो लीडिंग इंटेलेक्चुअल कमेंटेटर ऑफ द कल्चर ऑफ इंडिया, इनने हमारे इस कल्चर ऑफ इंडिया पे, कल्चर्स पे कमेंट किया है, मतलब टीकाएं लिखी हैं, ठीक है। इसके बाद में ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय रामकृष्ण परमहंस, his contemporary and proponent of Vedantic philosophy and wrote several essays and books about him। रामकृष्ण परमहंस से ये बहुत इंस्पायर्ड थे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये किसी विदेशी ने आके संस्कृत को पढ़ा, ऋग्वेद को पढ़ा, हितोपदेश को पढ़ा, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसको बहुत मिस इंटरप्रेट भी किया है इनने। तो कहने का मेरा यहाँ पे इनको लाने का, हटाने, जब मुझे ये मैं इनके बारे में पढ़ने लगी और लेकिन मुझे लगा कि यार शायद इन्हें सही नहीं बोला इतना, लेकिन मेरा मतलब यहाँ पे इसको हटाने का इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे लगा कि आपको भी जानना चाहिए कि कोई और कितना सही इंटरप्रेट कर रहा है कितना गलत इंटरप्रेट कर रहा है, वो उसकी उतनी ही नॉलेज के बेसिस पे है। यही अगर हम इंडियंस अपनी लैंग्वेज को हर तरह से समझ बूझ के, अपने रिलीजन को समझ बूझ के, अपने कल्चर को समझ के अगर इस पे रिसर्च करते हैं, अपनी चीजों को पढ़ते हैं और उसको ट्रांसलेशन भी करते हैं मान लीजिए, तो उसको कितना हद तक हम सही तरह से एक्सप्लोर और सबके सामने रख पाएंगे, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है। आजकल रिसर्चेस बहुत ज्यादा अच्छा एक वे है कमाने का, या कह लीजिए अपने आप को स्टैब्लिश करने का इस जगह पे, ये भी बहुत अच्छा एक प्रोफेशन है रिसर्च में। जॉन वुडरॉफ, ये एक और नाम सामने आता है जिनने he translated some 20 original Sanskrit texts and under his pseudonym आर्थर एवेलन, इनकी इस नाम से उनने संस्कृत टेक्स्ट को कम से कम 20 संस्कृत के जो लिटरेचर्स हैं, टेक्स्ट हैं, उनको कन्वर्ट किया। और स्पेशली इनको योग और तंत्र के टॉपिक्स में इनने बहुत ज्यादा वर्क लिखा है। इसके बाद जो महानिर्वाण तंत्रम, इस नाम इसका भी इनने ट्रांसलेट किया, फिर से इनने अपने नाम में नहीं, आर्थर एवेलन के नाम से ट्रांसलेट किया। इनने कहा जो यहाँ पे आपको एक स्पीच का पार्ट दिख रहा है, इसमें उनने कहा कि थर्ड एनुअल डिस्कोर्स जो हुआ उनका एशियाटिक सोसाइटी में 1786 में, उनने बोला था कि संस्कृत जो लैंग्वेज है वो मोर परफेक्ट देन द ग्रीक, मोर कॉपियस देन द लैटिन, मतलब जो ग्रीक लैंग्वेज है उससे ज्यादा परफेक्ट है, लैटिन से ज्यादा परफेक्ट है। और यहाँ पे इसका जो जो इसका जो संरचना है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, जो इसका स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है, और ये बहुत ही क्लियर लैंग्वेज, इसकी जो ग्रामर है, इसके जो वर्ब्स है वो बहुत ज्यादा ही क्लियर है, और सूत्र मतलब एकदम फिक्स्ड है, इनको बार बार चेंज नहीं। जैसे कि आजकल आप देखो तो आपके एक इंग्लिश है, एक अमेरिकन एसेंट है, एक ब्रिटिश एसेंट है, फिर आप उसमें चेंज होते रहते हैं, उनके वर्ड्स चेंज होते रहते हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और कई बार हम कहते हैं कोई कट हो जाता है, कोई पुट हो जाता है, हालांकि उसका भी थोड़ा बहुत ग्रामर है जो उनका साथ में लगने के साथ रूल्स हैं, बट फिर भी वो कई बार आपके चेंजेस जो इंग्लिश के स्कॉलर्स को भी नहीं पता होते, ऐसे चेंजेस हैं जो संस्कृत में नहीं है। क्री है तो क्री ही बोला जाएगा, प्र है तो प्र ही बोला जाएगा, उसको बार बार डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन नहीं लाया जाता है। इस तरह से वो बहुत एक क्लियर लैंग्वेज है। इसी के साथ जब यहाँ पे आपको दिखता है तो प्रोफेसर रिचर्ड ग्रोम्बिज जो बोर्डन के चेयर पर है, मतलब बोर्डन चेयर पर है। बोर्डन चेयर क्या है? ये इंग्लैंड में संस्कृत में पहली चेयर प्रोफेसरशिप
जो इंग्लैंड में चेयर प्रोफेसरशिप होती है, प्रोफेसर्स को संस्कृत के लिए जो यहाँ पे चेयर मिली है वो है वोर्डन चेयर, मतलब एक चेयर पर्सन आप कह सकते हैं, 1831 में ऑक्सफोर्ड में दी गई थी। तो ये इस पे जो आज है, मतलब उस टाइम पे उन्होंने कहा कि आज के टाइम पे वर्तमान परिदृश्य परिदृश्य में हमें पश्चिम में संस्कृत शिक्षण के दो प्रमुख तरीके मिलते हैं। एक ऐसा है जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, जो कि एक थ्योरी के विषय में है, जो हम जिस तरह से हम शास्त्रीय विषय एक बुक में पढ़ के और एग्जाम्स देना, ये है। और दूसरा है वैदिक ग्रंथों और भारतीय दर्शन और धर्म के अन्य ग्रंथों के शिक्षण से संबंधित, मतलब जो वेद हैं, जो दर्शन है, जो पुराण है, उपनिषद है, उनके उनका ट्रांसलेशन करके उनको समझ के, ये दो तरीके से आज भी पश्चिम में संस्कृत, पश्चिम मीन्स वेस्टर्न कंट्रीज में शिक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे दिया गया है कि किस तरह से किस किस चीजों के बारे में संस्कृत पढ़ाई जा रही है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं द संस्कृत इफेक्ट। ये हमारा जो आज का, या आपको जो बार बार बोला जाता है संस्कृत इफेक्ट क्या है, संस्कृत इफेक्ट की वैल्यू क्या है, तो उसके बारे में इसकी रिसर्च कैसे हुई, मैं छोटे शब्दों में यहाँ पे आपको बताऊंगी, पूरा नहीं पढ़ूंगी। जिसको पढ़ना है वो उसको स्क्रीनशॉट ले ले, मैंने भी इसके पॉइंट्स निकाले हैं, आप भी इसको देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो पहले तो एक क्वेश्चन जो मैं आपको एक बार दिखा दूं, ये आपके साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट की इमेज आपको दिख रही है, जेम्स हार्टजेल। इनने जब देखा कि जो हमारे यहाँ के पंडित हैं उनको ओरली इतने सारे संस्कृत के टेक्स्ट याद हैं, मतलब मंत्र याद हैं, कुछ लोग ने गीता कंठस्थ कर रखी है, कुछ लोग ने उपनिषद कंठस्थ कर रखे, कुछ लोग ने वेद कंठस्थ कर रखे हैं, तो ये कैसे याद कर लेते हैं इतने सारे टेक्स्ट को? उनको कम से कम 40,000 से 1 लाख वर्ड उनको याद है, ऐसा उनको कैसे हो जाता है, वो कैसे बोल सकते हैं? तो कहीं ना कहीं क्या संस्कृत जो बोलना है उससे क्या इनकी मेमोरी में भी कोई चेंजेस आ रहे हैं? तो इनने इस चीज पे रिसर्च की। तो यहाँ पे इंडिया ट्रेंटो पार्टनरशिप फॉर एडवांस्ड रिसर्च, इनने अपनी वैदिक पंडित्स पे एक रिसर्च को स्पॉन्सर किया, जो कि दिल्ली में हुई। दिल्ली में कहाँ पे हुई? इंडिया नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर पे, NBRC। इसमें यहाँ पे दो इंडियन साइंटिस्ट के साथ भी इनने रिसर्च की, जिसमें इनकी MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI आप लोग जानते हैं, MRI निकलती है, वो मतलब इनको संस्कृत पढ़ा के कुछ जो मतलब 42 लोगों पे हुई, जिसमें से 21 लोग पंडित थे जो बोलते थे रेगुलरली, संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करते थे, और 21 ऐसे थे जो नए नए स्टूडेंट्स थे आसपास के कॉलेजेस के, जिनको संस्कृत सिखाई गई बोलना, जिनको संस्कृत बोलने का पाठ 1-2 बार कराया गया। अब जब यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे उनके ब्रेन में क्या आपको दिखता है कि न्यूमरस रीजन्स इन द ब्रेन्स ऑफ पंडित्स वर ड्रामेटिकली लार्जर देन दोज ऑफ कंट्रोल, विद ओवर 10% मोर ग्रे मैटर। ग्रे मैटर आपकी ब्रेन में होता है, और व्हाइट मैटर होता है। जो ग्रे मैटर है वो कवरिंग कर रखा है उसने, और across both cerebral hemispheres and substantial increase in cortical thickness। अब जो यहाँ पे कॉर्टेक्स है ब्रेन का, जो आप कह लीजिए आउटर रीजन है नॉर्मल लैंग्वेज में, या ब्रेन के स्ट्रक्चर को आप देखें तो ब्रेन एक हेमिस्फेयर, आपका आधा हेमिस्फेयर ये है राइट हेमिस्फेयर, लेफ्ट हेमिस्फेयर। तो सेरेब्रल हेमिस्फेयर दो पार्ट में ब्रेन डिवाइडेड है। अब इसके जो कवरिंग है इसको आप इसकी जो सेल्स की कवरिंग है उसको आप ग्रे मैटर कह सकते हैं। जो इसका थिकनेस, जो आपकी सॉरी, और जो इसका बाहर का एरिया है, बाहर बाहर का, उसे आप कॉर्टेक्स कह सकते हैं। आपको भी इतना सुनना है कि जो कॉर्टेक्स है, जब संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन जिनने किया, संस्कृत का जो उच्चारण जिनने किया सही तरीके से, उनके कॉर्टेक्स जो थे वो उसकी थिकनेस बढ़ी हुई मिली, और ग्रे मैटर का भी जो अमाउंट है वो ज्यादा मिला, मतलब यहाँ पे जो कनेक्शंस है वो ज्यादा प्रॉपर होंगे। ठीक है, जो और कौन से सेंटर से मिला ये भी देख लेते हैं। जो यहाँ पे राइट हिप्पोकैम्पस है, इस रीजन में उनको ये इफेक्ट्स मिले। इसमें जो कहते हैं जो हिप्पोकैम्पस है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, वो है शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। अभी की जो मेमोरी है, मतलब आपने जब भी याद किया वो आपको अभी थोड़ी देर बाद याद रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो पुरानी बातें हैं उनको याद रखना चाहिए। तो ये जो मेमोरीज है इस पे हिप्पोकैम्पस का एरिया इंपॉर्टेंट है। तो अगर हिप्पोकैम्पस की ये मैटर्स, इसके न्यूरॉन्स डेवलप हो रहे हैं, इसका एरिया बढ़ रहा है, अच्छा हो रहा है, तो वो आपके मेमोरी पे भी वर्क करेगा। और खास तौर से हिप्पोकैम्पस का भी जो राइट एरिया है वो पैटर्न्स को बहुत अच्छे से याद करता है, समझता है, जैसे कि स्पेशियल और विजुअल, जो आपको दिख रहा है, जो आप समझ पा रहे हैं, और साथ में साउंड भी।
जो सुन रहे हैं। तो इस तरह से जो इफेक्ट्स है वो आपके हिप्पोकैम्पस पे दिखता है, ये रिसर्चेस हुई। इसके साथ जो थिकनिंग है कॉर्टेक्स की, वो आपके स्पीच और वॉइस, स्पीच की प्रोसोडी और वॉइस की आइडेंटिटी, इस पे वहां पे उसका इफेक्ट देखने को मिला। मतलब कॉर्टेक्स से अब एक और चीज इसी से आती है कि अगर कोई हकलाता है, कुछ लोग ऐसे भी रिसर्चर आते हैं जो हकला रहा है, जिसकी वाणी स्पष्ट नहीं है, तो जो वोकल थेरेपीज हैं उसमें संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन करवाया जाता है कुछ लोग के द्वारा, जिससे कि संस्कृत बोलने से भाषा क्लियर होती है, शब्द क्लियर होते हैं, कुछ लोग की जबानें फिसलती हैं वो ठीक होती हैं, हकलाना ठीक होता है। इस तरह से ये इफेक्ट भी देखने को मिला, क्योंकि इसमें स्पीच का जो एरिया है वो भी वर्क कर रहा है, मेमोरी भी वर्क कर रही है, ध्वनि भी वर्क कर रही है, और जो विजुअल चीजें हैं, जो विजुअल लर्निंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ रही है। ये कुछ रिसर्चेस हैं जहाँ पे उनका उनको उनके डाटा जो कलेक्ट उनने किए, उसमें ग्रे मैटर का बढ़ता हुआ, कॉर्टेक्स का बढ़ता हुआ एरिया यहाँ पे आपको ज्यादा क्लियरली दिखेगा। जो इफेक्ट आपने देखा पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना, और उसके जो प्रोनाउंसिएशन की बात है वो ग्रे मैटर का एरिया, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस भी बढ़ा हुआ साइज में मिला। ये साइंटिस्ट है, और ये हमारा शॉर्ट में संस्कृत इफेक्ट आपको समझ में आता है। इस पे और रिसर्च चल रही है। अब जैसे इसी को आपने, अभी हमको एक वीडियो भी दिखाएंगे, तो ये भी एक चल रहा था, आपने देखा होगा कि जो कोमा पेशेंट्स है उस पे भी महामृत्युंजय मंत्र का इफेक्ट देखा जा रहा है, कि उनके ब्रेन में, कोमा से उठ रहे हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके ब्रेन में कुछ इंप्रूवमेंट्स दिख रहे हैं। पता नहीं उनकी लाइफ की क्वांटिटी, मतलब लाइफ बढ़े ना बढ़े, लेकिन क्वालिटी कहीं ना कहीं ब्रेन की थोड़ी थोड़ी इंप्रूव हो रही है, वो नीचे नहीं जा रहे। ठीक है, इस तरह से एक आर्टिकल है कि बैक टू वेदास फॉर मेंटल डेवलपमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टडी वैदिक लर्निंग पॉजिटिवली अफेक्ट्स द ब्रेन एंड लंग्स। ब्रेन की बात हमने कर ली, लंग्स की बात क्योंकि यहाँ पे हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, आपने देखा होगा वो पूरा हम जिस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, अभी अभी हमने किया एक बार जब हमने सांस लेके पूरा बोला। ठीक है, और इस पे रिसर्चेस चल रही हैं जो हमें आगे सामने आएंगी। तात्पर्य ये है कि कहीं रिसर्च आते आते हमारा समय ना बीत जाए। अगर हमें इतनी सी हिंट मिल गई और हमें पता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने ये सब किया था, तो चीज ऐसा ना हो कि रिसर्च किसी दिन आएगी तो हम तो बूढ़े हो चुके होंगे और हम अब कुछ कर नहीं पाएंगे, या तो हमारा शिशु इतना बड़ा हो चुका होगा कि उसके अंदर दिमाग में संस्कृत घुस ही नहीं पा रही होगी, जो आज के बच्चों में दिख रही है। तो ऐसा ना हो कि हम इस चीज को चूक दें, हमें पता था, हिंट थी, लेकिन हम इतने बड़े विद्वान थे कि हमने उसको छोड़ दिया, है ना। तो यहाँ पे थैलेमस में आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्रे मैटर का इंक्रीज हो रहा है थैलेमस में, जो कि मोटर सेंसरी फंक्शंस, लर्निंग, मेमोरी, इसको इम्प्रूव कर रहा है। मिड ब्रेन में हो रहा है विजुअल और ऑडिटरी, बोलने का जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस है उसको बढ़ा रहा है। पॉन्स में ये ब्रेन के पार्ट्स हैं, ठीक है, तो इस पे आपको ज्यादा नहीं जानना है, लेकिन इन सब से आपके जैसे पॉन्स मेडुला में हुआ तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी बढ़ रही है, ब्रीदिंग पैटर्न बढ़ रहे हैं, ये चीज आपको समझ में आती है। ठीक है, इस पर ज्यादा नहीं जाएंगे, ये एक आर्टिकल है आपको दिखाने के लिए। अब मैं बात कर रही थी फ्रिक्वेंसी की। जब आप कुछ बोलते हैं, एक नॉर्मल चीज, आपने साइंस जितना भी लोगों ने पढ़ा होगा, इतना हम सब पढ़ते हैं कि टेंथ तक की एटलीस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो एक फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे कि हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, ये हमारी कैपेसिटी है, इतना हम सुन सकते हैं। आपने नॉर्मली सुना है कि आपके जो कुत्ते हैं वो 5 हर्ट्ज सुन लेते हैं, क्योंकि वो भूकंप समझ जाते हैं, भूकंप आने वाला है कुत्ते समझ लेते हैं। बच्चा भी कहीं ना कहीं वो चीज वो 5 1 साल कम का बच्चा वो कुछ हर्ट ज्यादा सुनता है। लेकिन वही जब हम नॉर्मल एग्जांपल ले कुछ जानवरों की, एक बैट आपने सुना होगा चमगादड़ का, वो बहुत ही अल्ट्रासाउंड के लेवल की साउंड को सुनता है, जैसे अल्ट्रासाउंड है, ये सब चीजें फ्रीक्वेंसी हैं। अब इनकी कैसे कैसे है, जैसे आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एक साउंड निकलता है, एक आवाज, एक फ्रीक्वेंसी निकलती है। जैसे आप इसमें आवाज मुंह से निकलती हुई देख रहे हैं इस इमेज में, इसमें आपने कुछ बोला, आपने व्हाट्सएप का ऑडियो भेजा है, व्हाट्सएप की ऑडियो में कुछ ऐसी ही लाइनें आपको दिखती हैं। ठीक है, तो वो क्या है, जितनी कभी आप तेज बोलेंगे, आज आप एक बार कोशिश कीजिएगा, आप तेज बोलिएगा तो वो पूरी भर जाएगी, पूरी बढ़ जाएगी, और आप धीमे बोलिएगा तो वो धीमे 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 चलेगी। ऐसी फ्रीक्वेंसी, यही फ्रीक्वेंसी है एक नॉर्मल लैंग्वेज में, कि कितनी तेज कितनी धीमे आप बोल रहे हैं, उसका एक लेवल है। ये फ्रीक्वेंसी ही हिट करती है कहीं पे, जैसे कि अल्ट्रासाउंड की मैंने बात की, तो आपको पता है एक मशीन, एक प्रोब होता है जो आपके पेट पे या फिर कहीं भी जहाँ आपका अल्ट्रासाउंड हो रहा है वहां पे चलाया जाता है, वो एक साउंड निकालता है। जहां आपकी बॉडी के पार्ट से या बोन से, हड्डी से, जहां से जो कोई पार्ट होता है वहां से टकराता है तो वापस जाता है, और वैसे ही अलग अलग कलर की इमेज आपको अल्ट्रासाउंड पे देखने को मिलती है।
तो अल्ट्रासाउंड भी क्या है, साउंड है। इतनी साउंड बैट चमगादड़ सुन सकता है, ठीक है, ये साउंड चमगादड़ सुनता है और उसी से वो अपना कनेक्शन बनाता है, आना जाना करता है। इसी तरह कुत्ता उससे और कम का सुन सकता है। जो एक डॉग है वो 5 हर्ट्ज तक का सुन सकता है, वो एक भूकंप को पहचान सकता है। और कहते हैं कुत्ते के सामने बहुत तेज आवाज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है वो इतनी ज्यादा सुनने की नहीं है, उसे बहुत थोड़ी तेज, हम स्पीकर चलाते हैं वो आवाज भी बहुत तेज लगती है। वैसे ही जब इंसान, हमारी जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की है। बट अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, तो गायत्री मंत्र की बात करें अगर हम, तो जब गायत्री मंत्र की उत्पत्ति की कहानी आप सुनते हैं, तो उसको सुनते हैं कि ऋषि विश्वामित्र थे, उनने एक बार इसका प्रोनाउंसिएशन जब किया, जब पहली बार वो उसके उनने ही इसको जन्म दिया गायत्री मंत्र को, तो जब उनने बोला इसको तो सभी पूरे विश्व में एक अलग कंपन हुई। जो फ्रीक्वेंसी थी, या अगर हम सिर्फ बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी हिट हुई सब, और ये लगा कि एक बहुत ही दिव्य मंत्र सामने आया है। ये आपने किसी किसी सीरियल्स में भी देखा है, और ये एक नॉर्मल स्टोरी समझ में आती है जब गायत्री मंत्र बोलते हैं। गायत्री मंत्र की आपने रिसर्च सुनी होगी, तो उसमें सुना होगा कि जब 1 लाख लोग सर पर बैठ के एक साथ गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, तो परमाणु शक्ति को भी निरस्त करने की जो कैपेसिटी है इस गायत्री मंत्र में है, सही तरीके से। जैसे हमने अभी बोला ओम का, एक मैं ओम बोल रही हूँ, ये उच्चारण हो गया, लेकिन ये जो क्या पूरा उच्चारण हुआ वो ठीक से बैठ के नाभि से लेके पूरा उच्चारण हुआ। वैसे ही गायत्री मंत्र जब आप गुरु जी की आवाज में हमारे साथ करते हैं, तो वो एक अलग मंत्र है। जो आप सिद्ध मंत्र सिद्ध लोगों के साथ करते हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी सेट है, और वो फ्रीक्वेंसी आपको इफेक्ट करती है, ठीक है। अभी हम बात करें तो एक वीडियो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, इसके इसके आगे बढ़ने से पहले, जो कि नासा का ही है। नासा ने ये रिसर्च रिसर्च की थी। उसने सन की जो आवाज है, सन की आवाज को रिकॉर्ड किया था, कई लोगों ने सुना होगा। मैं इस आवाज को आपको दिखाती हूँ। जो लोग इंग्लिश समझ पाए वो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझिए उस जो क्या बोल रहे हैं ये, और बाकी लोग इस मंत्र, इस शब्द को सुनिए। Ears can hear it. The sound of the sun recorded by NASA is precisely as the ancient Hindus had described it in the Vedas thousands of years ago. It is a mantra that can be intoned with human speech as Om. अब से आपने देखा वो ये कि जो सूरज की, उसने जो पहले बोला कि जो सूरज की आवाज नासा ने रिकॉर्ड की है वो है ओम। आपने सुना ओम नहीं था, वो एग्जैक्ट ओम था, ठीक है। एक बार फिर से चला देंगे लास्ट लास्ट में, लेकिन अभी आप इसको ध्यान दीजिए कि ये जो वर्ड है, ये उसने ये भी बोला कि एंशियंट हिंदूज ने इसको रिसर्च कर रखी थी, इसको ढूंढ रखा था ओम। और हमारे मंत्रों में हमें पता है ओम मिलता है, कब से मिल रहा है, कैसे पता हमें कि ओम है, और ओम सूरज का मंत्र है या ओम एक बीज मंत्र है, हमें कैसे पता। तो कहीं ना कहीं इंसानों की जो, हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी वो इतनी थी कि हम सूरज की आवाज सुन पा रहे थे यहीं से बैठ के, है ना, हम यहीं पे थे, धरती पे ही थे, तो हम उस ध्वनि तक पहुंच पाए, हम हमारी फ्रीक्वेंसी उसको टच कर पाई। अब कैसे टच कर पाई, हमने कोई साउंड सिस्टम तो लगाया नहीं था, हमारे पास कोई मशीन तो थी नहीं, तो जो उनकी तपस्या थी, जो उनका ध्यान था, जो उनका अपनी फ्रीक्वेंसी को करने का जाप का मेथड था, उससे उनने अपनी फ्रीक्वेंसी को इस लेवल तक ले गए कि वो ओम तक की ध्वनि को सुन पाए। ये फ्रीक्वेंसी बात इसलिए हो रही है, ये मंत्र का क्लास में भी आपको बताया जाता है, लेकिन ये बात इसलिए हो रही है कि संस्कृत का हर अक्षर एक फ्रीक्वेंसी, जब हमने डमरू की बात की, डमरू से फ्रीक्वेंसी निकली, उसको शब्दों में डाला गया, तो ये सोचिए कि हर शब्द हर अक्षर एक चीजें बोलता है। अगर मैं अभी भी कुछ बोल रही हूँ, अगर मैं चिल्लाने लग जाऊं जोर से, तो आपको बेकार लगेगा, आपको फ्रीक्वेंसी, आपने ईयरफोन लगाएगा तो और बेकार लगेगा, है ना, क्योंकि आपको वो फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं लगेगी, वो बेकार, वो कष्ट देगी। मैं बहुत धीमे बोलूं तो आप फिर से सुनने को आओगे, क्या बोल रही हैं आप, मैसेज आ जाएगा कि वॉइस नहीं अच्छी आ रही है। तो एक आवाज जो ये है, जो ये चीज है समझने की, वो यही है कि अच्छी वॉइस, एक समझी वॉइस, वो आपको जब इफेक्ट देती है, जब बेकार इरिटेशन और सूदनेस दे सकती है, तो वैसे ही एक जो संस्कृत की लैंग्वेज है, संस्कृत की इफेक्ट है,
वो भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स दे सकता है। ठीक है, इसी के आगे अपनी पीपीटी को थोड़ी सी और बची है, उसको कंटिन्यू करते हैं और फिर आगे हम बात करेंगे। इस तरह जब मैंने कहा कि जब लोग प्रोनाउंस करते हैं, सॉरी स्क्रीन शेयर ही नहीं की, जब हमने गुरुकुल का देखा तो गुरुकुल में हम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, लोग जो बैठते हैं तो पूरा अ, उनके वे होते हैं ऑफ प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स। तो वो जो वर्ण जो बोलते हैं वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग उच्चार के साथ, ठहराव के साथ, स्वर के साथ बोलते हैं। तो वो इफेक्ट बहुत अलग इफेक्ट है। तो इसके इस तक पहुंचने के लिए अपने शिशु को हमें पहले संस्कृत तक पहुंचाना है। और इस ये भी सीखे शिशु तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उससे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ऐसे ही पंडित्स पे रिसर्च की गई, जो स्कॉलर्स थे, जो पढ़ रहे थे, जो सीख रहे थे, जो रोज मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे सही तरीके से। ठीक है, मतलब हमारे जो संस्कृत है, जो मंत्र है, जो जाप है, वो नॉर्मल जाप नहीं है। एक और देखें तो यहाँ पे ओम पे रिसर्च है। ये ओम पे ये रिसर्च है, फ्रीक्वेंसी की रिसर्चेस है। और इसमें यहाँ पे जो कंक्लूजन दिया गया उस पे जाते हैं तो बाकी सब तो है कि माइंड को स्टेबल कर रहा है, हल्का कर रहा है, आपको रिलैक्सेशन दे रहा है, नेगेटिव थॉट्स को दूर कर रहा है। यहाँ पे एक और आता है कि it is reflection of the most fundamental interlocking process of bodies. The harmony we play echoes the harmonic relationships of every vital system. हर vital system की, जो आपके organs and systems की, जो आपके क्या है, हार्ट बीट है, हार्ट है, ब्रीदिंग है, लंग्स है, ब्रेन वेव्स है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसकी जो पल्सेस है उसकी बात करें, न्यूरल फंक्शंस की बात करें, न्यूरल फायरिंग्स मतलब न्यूरल के जो इम्पल्स हैं, हमने ये भी बात की थी। न्यूरल फाइनिंग फायरिंग कहाँ पे हो रही है, आपके जो मल्टीपल इंटेलिजेंस में हमने पढ़ा था कि ब्रेन में पाथ बन रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं, कि फायरिंग हो रही है। जब आप कुछ सोच रहे हैं तो वो फायरिंग हो रहा है, वो पाथ बन रहा है, रास्ते बन रहे हैं आपके, और वायरिंग हो रही है। तो वो उससे आपके बच्चे की मेमोरी और हर तरह की इंटेलिजेंस डेवलप हो रही है। इस तरह से ओम ये इफेक्ट, सिर्फ ओम बीज मंत्र आपको इतना इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, इस तरह से हमने कहा कि सेल्स की थ्रॉबिंग, मेटालिक मेटाबॉलिक एंजाइमेटिक, मतलब मेटाबॉलिक एंजाइमेटिक। अब यहाँ पे आपके पाचन ये सब की बात भी आ जाती है। जो आपके एंजाइम्स निकल रहे हैं उन सब की पाचन, जो जब खा रहे हैं उसका असर जब तक हो रहा है, उस पूरे प्रोसेस तक की बात आ जाती है, पूरे असर तक की बात आ जाती है। हार्मोनल रिदम्स, बिहेवियर्स, ये सब हम यहाँ पे आपको मिलेगा। और एडिक्शन जो हैबिट्स है उनके ऊपर भी यहाँ पे ओम का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इसने यहाँ पे बोला है ओम इज अ ब्रेन स्टेबलाइजर। तो अगर आज के टाइम पे आप प्रेग्नेंट हैं और आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो आपको पता है आपकी सबसे बेस्ट मेडिसिन क्या हो सकती है, क्या हो सकती है? हाँ, तो क्या उसके ओम हो सकती है। कुछ लोग ने बोला, तो ओम उच्चारण आपके लिए इतना हीलिंग हो सकता है कि आपको किसी और के पास जाने की या किसी और ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको रिसर्च बोल रही है। ये अब कुछ ऐसी चीजें हैं मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि अमेरिका की जो कांग्रेस पुस्तकालय, मतलब इसकी मैंने फोटोज निकाली हैं। ये आपको लाइब्रेरी ऑफ अमेरिकन कांग्रेस ऐसे करके आपको यहाँ पे मिलेगी, एलओसी। उसकी डिजिटल लाइब्रेरी के मैं पिक्स आपको दिखा रही हूँ, जिसमें ये ट्रांसलेटेड बुक्स हैं संस्कृत की। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे आपको सत्याग्रह एंड रेल इन संस्कृत ये बुक मिल रही है। इस तरह से आपको मॉडलिंग द पानियन सिस्टम, हमने पानी के सिस्टम पढ़ा, पानी नहीं पढ़ी ना, पहले ऋषि जो देखे थे उनके सिस्टम को, उनके ग्रामर को ट्रांसलेट किया गया है। इस तरह से यहाँ आपको दिख रहा है संस्कृत प्रोवर्ब्स की है, संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स की है। इस तरह से आपको बुक्स दिख रही है। मुझे पूरी स्क्रीन नहीं दिखती है, इसलिए मुझे बहुत ढूंढना पड़ता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि ये इमेज आप देखिए। इसमें सारी बुक्स आपको ऐसी संस्कृत की ही ट्रांसलेटेड बुक्स दिख रही हैं। कुछ ऐसी बुक्स भी जिनकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ये बुक्स ट्रांसलेटेड हैं संस्कृत की। संस्कृत फीवर ग्रिप्स जर्मनी, ये एक न्यूज का आर्टिकल है। इसमें इवन 14 जर्मन यूनिवर्सिटीज टीचिंग इंडियाज एंशियंट लैंग्वेज फेल टू मीट ग्रोइंग ग्लोबल डिमांड, कोर्सेज बिगन इन इटली एंड स्विट्जरलैंड। जर्मनी में 14 यूनिवर्सिटीज हैं जो संस्कृत सिखा रही हैं, और इटली और स्विट्जरलैंड में भी क्लास कोर्सेज शुरू हुए हैं। ये बात यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, इसको और ध्यान से पढ़ सकते हैं। और ये मेन चीज क्या है कि सोचिए
कोई और देश इसको कितना एक्सेप्ट कर चुका है, और हमारा देश, यूनिवर्सिटीज बहुत है, कॉलेजेस बहुत हैं, लेकिन हम उसके पीछे भाग ही नहीं रहे। लोग भाग रहे हैं, लोग पकड़ना चाह रहे हैं उस ट्रेन को जो छूट रही है हमसे, और हम बैठे हुए हैं कि जाओ दे दो उसको। हम तो जब आएगी, पिछली बार हमने बात भी की थी इस बात पे बहुत सारी, कि जब वो बदल के आएगी सामने से, अलग भाषा में, अलग किताब में, तो हम उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ शिशु आपसे ये कह रहा है कि आपने उसमें समय निकाला, ध्यान दिया, उसके लिए धन्यवाद। और हमारी तरफ से धन्यवाद कि आपने इसको सुना और शायद इसको समझा भी होगा उसी तरीके से जिस तरीके से हम आपको बताना चाह रहे थे। अगर हम बात करें इसी तरह से कि ऋषियों की, तो मैंने बात की थी पिछली बार धन्वंतरी की, उनके टेक्स्ट की। आपने इसके पहले आर्यभट्ट की भी मैंने आपको कुछ चीजें बताई। कणाद के भी एटम्स की रिसर्च है। जो चीजें हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे वो कोई बताएगा नहीं सामने से कि रिसर्च हो क्या ही है। मैंने पिछली बार आपको बताया भी था, बहुत कुछ लोग होंगे उस क्लास में, कि सोलर सिस्टम हमें पता थे, हमारे चालीसाओं में हमारे उसमें सूर्य अपने धरती से सूर्य की दूरी पता चल जाती है। हमें बहुत कुछ हमारे टेक्स्ट में दिया है, ब्रह्मांड हमने कृष्ण जी के मुंह में देख लिया था। तो जब ये चीजें हमें अपने टेक्स्ट में मिल जाती हैं, नॉर्मल टेक्स्ट में, तो संस्कृत के वेदों में, अध्यायों में क्या क्या नहीं होगा उसको समझने की हमारी आवश्यकता है। संस्कृत को जानने के लिए संस्कृत को पढ़ना आज शुरू करना पड़ेगा, शायद उससे इससे दोगुना चौगुना हम उसके बाद उसको समझ पाएंगे।